नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं टारगेट विद चंद्रा यूट्यूब चैनल। मैं हूं चंद्रभान और आज बात करेंगे यूपी SSC पेड एग्जाम और हिस्ट्री का एक टॉपिक, महत्वपूर्ण टॉपिक लेंगे सल्तनत काल के बारे में। और सल्तनत काल में हम लोग दिल्ली सल्तनत के जितने भी वंश हैं और जितने भी मुख्य राजा हैं उन सभी शासकों के बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो ये वीडियो आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाला है, काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। तो एक बात और कहना चाहता हूं कि जो फ्रेंड्स चाहते हैं कि 6 मिनट 7 मिनट 10 मिनट की वीडियो में सारी की सारी जानकारी उनको अवेलेबल हो जाए, तो ऐसा तो संभव नहीं है, लेकिन फिर भी ये वीडियो चूंकि पूरे दिल्ली सल्तनत के बारे में इस वीडियो में बात की जाएगी, सारा का सारा दिल्ली सल्तनत आपको अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की, सारे शासकों की बात यहाँ पर की जाने वाली है। इसलिए ये वीडियो जो है, ऐसे लोग जो उम्मीद पाल के रखे होंगे कि 10 मिनट 12 मिनट में हो जाएगा ये कंप्लीट, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है। कम से कम ये मान लीजिए कि 30 मिनट से कम समय तो कम से कम इसमें लगेगा ही नहीं, क्योंकि दिल्ली सल्तनत के जितने भी वंश है, चाहे गुलाम वंश हो, खिलजी वंश हो, तुगलक वंश हो, सैयद वंश हो, लोधी वंश हो, ये जो 5 के 5 वंश हैं, इनमें आने वाले जितने भी शासक हैं उन शासकों में जो इंपॉर्टेंट शासक हैं, जहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन शासकों के बारे में हम लोग इस वीडियो के माध्यम से बात करेंगे, पढ़ेंगे। ठीक है, तो आप लोग इस वीडियो पे पूरा देखिए, बने रहिए, क्योंकि वीडियो आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाला है। इस तरीके का वीडियो शायद ही आपको कहीं पर अवेलेबल हो, इसीलिए ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो आइए शुरू करते हैं दिल्ली सल्तनत के बारे में। देखिए, दिल्ली सल्तनत के बारे में हम लोग अगर पढ़ेंगे तो दिल्ली सल्तनत में दिल्ली क्या है, दिल्ली का इतिहास क्या है, वो भी जानेंगे। और फिर दिल्ली सल्तनत के जितने भी शासक हैं, चाहे वो गुलाम वंश के शासक हो, चाहे खिलजी वंश के हो, तुगलक वंश के हो, सैयद वंश के हो, लोधी वंश के हो, कुल मिलाकर के दिल्ली सल्तनत में 5 वंशों ने शासन किए हैं। और इनमें से टोटल अगर शासकों की बात करें कि 5 वंशों में टोटल कितने शासकों ने शासन किया है, तो कुल मिलाकर के इसमें लगभग गुलाम वंश में 11 शासक, खिलजी वंश में 5 शासक, तुगलक वंश में 9 शासक और सैयद वंश में 4 शासक और लोधी वंश में 3 शासक, ऐसे 11 5 16 16 9 25 25 4 29 29 3 32, लगभग 32 शासकों के बारे में हमको जानकारी यहां पर करनी है दिल्ली सल्तनत के इस टॉपिक पे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं दिल्ली के इतिहास की। तो आप लोगों ने महाभारत तो देखा ही होगा, है ना। महाभारत में आपने पढ़ा होगा कि दिल्ली का सर्वप्रथम उल्लेख जो है वो महाभारत काल में मिलता है। और ये दिल्ली को उस समय दिल्ली नहीं बल्कि किस नाम से जाना जाता था, इंद्रप्रस्थ के नाम से जाना जाता था। तो इंद्रप्रस्थ, महाभारत काल की जो इंद्रप्रस्थ थी वो वर्तमान में दिल्ली है। तो कुरुक्षेत्र का मैदान हो या महाभारत काल का जो समय हो, इंद्रप्रस्थ हो उस समय का, वो पांडवों का जो इंद्रप्रस्थ नगर था वो दिल्ली को ही माना जाता है। उसकी पहचान वर्तमान दिल्ली के रूप में की जाती है। और अगर बात करें दिल्ली पे और किन किन शासकों ने शासन किया है, तो दिल्ली पे दोस्तों जैसे मौर्य वंश हो गया, है ना, गुप्त वंश हो गया, पाल वंश हो गया, तो इन शासकों ने भी दिल्ली पे भरपूर शासन किया है। तो दिल्ली जो है वो हर एक शासकों की एक चाहत थी कि दिल्ली में वो भी शासन करें। ठीक है, तो सभी के सभी लोग जो हैं दिल्ली की तरफ ही रुख कर रहे थे। दिल्ली नगर की स्थापना की अगर बात करें तो 11वीं शताब्दी में तोमर वंश के राजपूत शासक द्वारा की गई थी। तो तोमर, एग्जाम में कई बार पूछा भी गया है कि दिल्ली नगर की स्थापना किसने की, तो तोमरों ने की, अर्थात तोमर वंश के राजपूत शासकों ने की थी। ठीक है, और बाद में इसी दिल्ली पे पृथ्वीराज चौहान ने भी शासन किया था, जैसा आपको पता भी होगा चौहान वंश के बारे में और पृथ्वीराज चौहान के बारे में। पृथ्वीराज चौहान की बात करें तो 1192 ईस्वी में जो तराइन की दूसरी लड़ाई हुई थी, इस पे मोहम्मद गोरी ने क्या किया था, पृथ्वीराज चौहान को पराजित कर दिया था। और पहली बार जो है वो दिल्ली जो है मुस्लिम शासकों के नियंत्रण में आ गई थी। और आगामी 600 वर्षों तक जो है वो मुस्लिमों के नियंत्रण में ही दिल्ली का शासन रहता है। दिल्ली पूरी तरीके से मुस्लिम शासकों के अधीन ही 600 वर्षों तक रहती है। आगे और दिल्ली के बारे में बात करें तो जब हम 1857 की क्रांति की बात करते हैं, तो जो भारतीय जो सैनिक थे उन लोगों ने क्या किया था कि बहादुर शाह जफर को अपना नेता घोषित किया था दिल्ली से, और दिल्ली पर अपना कब्जा कर लिया था। ठीक है, अंग्रेजों को सत्ता से हटाकर साम्राज्य में मिला लिया था। आगे अगर और बात करें दिल्ली के बारे में तो 1911 ईस्वी में ब्रिटिश साम्राज्य की राजधानी कोलकाता से हटाकर दिल्ली लाई गई। ठीक है, तो कब, 1911 में। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन यहां से बनता है कि कोलकाता से हटाकर दिल्ली भारत की राजधानी कब बनाई गई, तो 1911 ईस्वी में। ठीक है, उसके बाद दोस्तों एक चीज और मैं आपको बता दूं कि 1969 ईस्वी में दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र घोषित किया गया था। ठीक है, और इसके साथ साथ देखते हैं यहां पर 1 नवंबर 1956 ईस्वी को दिल्ली को केंद्र शासित
क्षेत्र बनाया गया। ठीक है, तो 1 नवंबर 1956 को दिल्ली को केंद्र शासित बनाया गया। और इसके अलावा अगर बात करें कि दिल्ली राजधानी कब बनी, तो 1911 ईस्वी में बनी। और इसे 1991 ईस्वी में, कब, 1991 ईस्वी में 69वां संविधान संशोधन करके दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दे दिया गया था। तो ये चीज जो है आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो सकती है, दिल्ली के बारे में ये जरूर जानते रहिए। आगे हम लोग बात करते हैं दिल्ली सल्तनत के जो शासक हैं उनके बारे में। तो इस स्लाइड में हम लगभग सभी शासकों के बारे में जानने वाले हैं। तो दिल्ली सल्तनत के बारे में आपको बड़ा ध्यान से यहां पर देखना है। ठीक है, सबसे पहले तो देखेंगे कि यहां पर 5 वंश के शासकों ने शासन किया है। पहला नंबर गुलाम वंश, दूसरा खिलजी वंश, तीसरा तुगलक वंश, चौथा सैयद वंश और 5वां लोधी वंश। तो इसकी एक ट्रिक भी है दोस्तों, आप याद रख सकते हैं, गुल खिले तो सांस लो। कौन सी ट्रिक है? गुल खिले तो सांस लो, ये इसकी ट्रिक भी हो सकती है। तो गुल से क्या हो गया? गुलाम वंश, खिले से हो गया खिलजी वंश, तो से हो गया तुगलक वंश, सांस से हो गया सैयद वंश और लो से हो गया लोधी वंश। ठीक है, लो से हो गया लोधी वंश। तो इस तरीके से ट्रिक के माध्यम से भी ये पांचों वंशों के बारे में हम लोग जान सकते हैं। गुलाम वंश की बात करें तो गुलाम वंश में कुल 11 शासक हुए हैं। खिलजी वंश जो कि दूसरा दिल्ली सल्तनत का वंश था, इस पे 5 शासक हुए हैं। तीसरा दिल्ली सल्तनत का जो वंश था वो तुगलक वंश था, इसमें 9 शासक हुए हैं। चौथा वंश था सैयद वंश, इस पे 4 शासक हुए हैं। और 5वां जो वंश था लोधी वंश, उसमें 3 शासक हुए हैं। अब इसमें भी पूछा जा सकता है कि किस वंश ने दिल्ली पे सबसे अधिक समय तक शासन किया। ठीक है, दिल्ली पे सबसे अधिक समय तक शासन करने वाला था तुगलक वंश। तुगलक वंश के शासकों ने लगभग 94 वर्ष तक शासन किया था। ठीक है, 94 वर्ष तक। सबसे कम समय तक शासन जो है वो लोधी वंश का रहता है, मात्र कितना? 37 वर्ष। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ये जो फैक्ट है वो आपको देखते चलना है। अब हम बात करते हैं गुलाम वंश की। तो गुलाम वंश में आप देखेंगे कि कुल मिलाकर के 11 शासक हुए हैं। तो इसमें से जो इंपॉर्टेंट है कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से 1210 तक। इसके बाद आराम सा आता है, ज्यादा अच्छा शासक नहीं था और ये 1210 में ही इसकी कहानी खत्म हो जाती है। फिर इल्तुतमिश आता है जो कि 1210 से 1236 ईस्वी तक रहता है, जिसे हम बोलते हैं कि ये गुलामों का गुलाम था। ठीक है, इल्तुतमिश ने अच्छे से शासन किया, इसने अपनी राजधानी दिल्ली को बनाया। जबकि कुतुबुद्दीन ऐबक की बात करें तो इसने अपनी राजधानी लाहौर को बनाया था। फिर रुकनुद्दीन फिरोज आता है 1236 ईस्वी में ही, ज्यादा समय तक शासन नहीं रह पाता। उसके बाद रजिया सुल्तान आती है, ये भी ज्यादा समय तक तो नहीं रहती और ये भारत की एकमात्र महिला शासिका हुई है और भारत की एकमात्र पहली मुस्लिम शासिका भी थी। तो रजिया सुल्तान वही लगभग 4 वर्ष तक इसने शासन किया। उसके बाद मोइजुद्दीन बहराम शाह शासक बनता है। कौन? मोइजुद्दीन बहराम शाह। ठीक है, उसके बाद अलाउद्दीन मसूद शाह, नसरुद्दीन महमूद गया, फिर गियासुद्दीन बलबन जो कि 1266 से 1287 ईस्वी तक रहता है। ये इंपॉर्टेंट है, बलबन के बारे में पढ़ना है। और उसके बाद बात करते हैं तो कैकूबाद, मोइजुद्दीन कैकूबाद जो है वो कुछ समय तक शासन करता है। और लास्ट में गुलाम वंश का जो शासक था वो था क्यूमर्स, या इसे कैमूर्स भी कहीं कहीं पर लिखा मिलता है। तो क्यूमर्स या कैमूर जो है वो गुलाम वंश का सबसे अंतिम शासक था, 11वां शासक था। और संस्थापक की बात करते हैं तो कुतुबुद्दीन ऐबक था। ऐसे ही खिलजी वंश की अगर बात करें तो खिलजी वंश में कुल मिलाकर के 5 शासक हुए हैं, जिसमें से जलालुद्दीन खिलजी फिरोज खिलजी जो है वो खिलजी वंश का संस्थापक शासक कहलाता है। ठीक है, और सर्वाधिक वृद्ध सुल्तान भी ये था जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। उसके बाद अगर देखते हैं तो अलाउद्दीन खिलजी आता है जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट, इसके बारे में बहुत सवाल पूछे जाते हैं। 1296 से 1316 तक ये शासन करता है अलाउद्दीन खिलजी। सियाबुद्दीन उमर की बात करें तो अलाउद्दीन खिलजी के बाद आता है, मात्र 35 दिन शासन करता है। उसके बाद कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी आता है, 1316 से 1320 ईस्वी तक इसने शासन किया। और इसी खिलजी वंश में फिर आता है नासिरुद्दीन खुसरो। ठीक है, तो ये नासिरुद्दीन खुसरो जो है ये भी 15 अप्रैल से 7 सितंबर तक 1320 में, ज्यादा समय तक शासन ये भी नहीं कर पाता। ठीक है, तो ये खिलजी वंश का अंतिम शासक था नासिरुद्दीन खुसरो खां। तो ये भी आप याद रखिए। इसके साथ साथ हम बात करते हैं तुगलक वंश की। तो तुगलक वंश में कुल मिलाकर के 9 शासक हुए हैं। ठीक है, 9 शासकों में जो संस्थापक शासक था वो गियासुद्दीन तुगलक था। ठीक है, 1320 से 1325 तक शासन किया। उसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक, जहां से एग्जाम में ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, सबसे बड़ा साम्राज्य इसका था। ठीक है, तुगलक वंश की बात करें सबसे ज्यादा साम्राज्य विस्तार करने वाला मोहम्मद बिन तुगलक ही था। और राजधानी दिल्ली से दौलताबाद भी इसने स्थानांतरित की थी। क्यों की थी आगे हम लोग बात करने वाले हैं। इसके बाद फिरोज शाह तुगलक जो है वो अगला शासक आता है, ये भी इससे भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं। फिर गियासुद्दीन तुगलक है, अबू बकर शाह है, नसरुद्दीन महमूद है शाह, ये तीसरा था नसरुद्दीन मोहम्मद शाह। उसके बाद लास्ट में आता अलाउद्दीन सिकंदर। तो ये अंतिम शासक था तुगलक वंश का। ओके, आगे बात करते हैं सैयद वंश की। तो सैयद वंश में 4 शासक हुए हैं, जिसका संस्थापक शासक था खिज्र खां। कौन था? खिज्र खां। तो ये इंपॉर्टेंट आपके लिए हो सकता है, खिज्र खां के बारे में एग्जाम में जरूर पूछा जा सकता है। ठीक है, तो खिज्र खां के बारे में आप लोग याद रखिए। ओके, चलिए खिज्र खां के बाद
अब हम लोग बात करते हैं मुबारक शाह की, तो 1421 से 1434 तक रहता है। फिर मोहम्मद शाह आता है, फिर अलाउद्दीन आलम शाह। तो ये तीन जो शासक हैं इनके बारे में ज़्यादा पढ़ना नहीं है हमको, सिर्फ खिजर खां के बारे में थोड़ी सी जानकारी हमें हासिल करनी है। उसके बाद हम लोग लोधी वंश की तरफ चलेंगे। तो लोधी वंश में 3 शासक हुए हैं, टोटल 3 शासक हुए हैं, ठीक है, जिसमें से बहलोल लोधी जो संस्थापक था 1451 से 1489 तक शासन करता है, सर्वाधिक समय तक शासन जो है 38 वर्ष इसी ने किया था। उसके बाद सिकंदर लोधी भी इंपॉर्टेंट है, आगरा की स्थापना इसने की थी, 1489 से 1570 तक ये शासन करता है। फिर लास्ट में जो था इब्राहिम लोधी, जो कि इब्राहिम लोधी सेकंड था, 1517 से 1526 तक शासन करता है। दिल्ली सल्तनत व लोधी वंश का अंतिम शासक था। तो आप एक चीज तो जरूर याद रखिए दोस्तों कि जो दिल्ली सल्तनत की शुरुआत होती है वो कहां से होती है, 1206 से, जब कुतुबुद्दीन ऐबक शासक बनता है, और इसका समापन होता है 1526 ईस्वी में, जो पानीपत का प्रथम युद्ध होता है किसके किसके बीच में, बाबर और इब्राहिम लोधी। तो यही इब्राहिम लोधी था। और इसके बाद जो है फिर भारत में मुगल वंश की स्थापना होती है, बाबर ने की कब, 1526 ईस्वी में। तो यहां से दिल्ली सल्तनत का काम जो है वो समाप्त हो जाता है। इसके बाद दिल्ली सल्तनत के बारे में थोड़ी सी और जानकारी क्या है कि दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश था, ना कि कुतुबुद्दीन ऐबक। इस बात को भी याद रखिए। तुर्कान चहलगानी से चालीसा कहा जाता है, उसका इसने गठन किया था, नवीन प्रकार के सिक्के चलाए थे, ठीक है। तो इसके बारे में भी हम लोग जानेंगे और भी जानकारियां रखेंगे। और इसके साथ साथ इसने अपनी राजधानी दिल्ली को बनाया था, चूंकि कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी लाहौर बनाया था, लेकिन बाद में इसने जब इल्तुतमिश आता है तो उसने अपनी राजधानी दिल्ली को बनाया। और यही एक कारण है कि इल्तुतमिश को, शमसुद्दीन इल्तुतमिश को क्या कहा जाता है, इसे दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है, क्योंकि दिल्ली राजधानी इसने अपना बनाया था, ठीक है, और काफी अच्छे से साम्राज्य का विस्तार भी किया था। तो उम्मीद है कि इस चार्ट के माध्यम से, इस स्लाइड के माध्यम से आपको काफी कुछ जानकारी मिली होगी। अगर और इसको आप अच्छे से बेहतर से पढ़ना चाहते हैं तो आप पॉज करके वीडियो बैक करके दोबारा देख सकते हैं। इसी के समय में एक और महत्वपूर्ण घटना है, इसी दिल्ली सल्तनत के समय में मोहम्मद गोरी का आक्रमण होता है, ठीक है। मोहम्मद गोरी, अगर हम दिल्ली सल्तनत पढ़ रहे हैं तो मोहम्मद गोरी की कैसे छोड़ सकते हैं। इसका नाम जो था रियल में शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी था, इसे मोइजुद्दीन मोहम्मद गौरी भी कहा जाता है। भारत में अगर बात करें तो तुर्की राज्य की स्थापना करने वाला कौन था, तुर्की राज्य की स्थापना करने वाला यही मोहम्मद गौरी था। गौरी के प्रमुख आक्रमणों की बात करें तो पहला जो आक्रमण है किसका है, मुल्तान के विरुद्ध 1175 ईस्वी में करता है। फिर गुजरात विजय, गुजरात विजय ये हालांकि कर नहीं पाता, भीम द्वितीय वहां का शासक था गुजरात का, उसने इसको पराजित किया था। तो मोहम्मद गौरी भारत में पराजित पहली बार कहां पर हुआ था, गुजरात विजय पर। फिर हालांकि बाद में गुजरात को भी ये जीत लेता है जब भीम द्वितीय नहीं रहता। इसके बाद तराइन के प्रथम युद्ध की बात करें तो पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में होता है 1191 ईस्वी में, और इस युद्ध में जो है मोहम्मद गौरी पराजित हो जाता है। तो भारत में विजय अभियान या युद्ध के अभियान में, सैन्य अभियान में जब ये निकलता है तो ये मोहम्मद गौरी की दूसरी हार थी। पहली हार जो है गुजरात के शासक भीम द्वितीय के द्वारा इसको मिली, और दूसरी जो हार है वो पृथ्वीराज चौहान के द्वारा मिली थी, कब, तराइन के प्रथम युद्ध में। हालांकि ये हार नहीं मानता है और इसके बाद लगातार कोशिश करता रहता है। और फिर इसने क्या किया कि पृथ्वीराज चौहान की कुछ कमजोरियों को जब उसने ध्यान नहीं दिया तो उसने क्या किया, मौके का फायदा उठा करके तराइन के युद्ध में ये विजयी हो जाता है। 1192 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान की हत्या करके ये दिल्ली पर अपना नियंत्रण स्थापित करता है, ठीक है। और उसके बाद में अगर बात करें और तो चंदावर का युद्ध भी होता है। देखिए तराइन का जो द्वितीय युद्ध है वो चंदावर के राजा जो थे जयचंद, उसकी सहायता से ये जीतता है, और चंदावर का जो शासक था जयचंद बाद में उसकी कहानी भी समाप्त कर देता है 1194 ईस्वी में, ठीक है। तो जयचंद की पराजय और उसकी हत्या भी इसके द्वारा की जाती है। इसके बाद मोहम्मद गौरी क्या करता है कि अपने इसका एक बहुत ही प्रिय दास था जिसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। इसने क्या किया कि भारत में जीते गए जितने भी स्थान थे, राज्य थे, वो कुतुबुद्दीन ऐबक अपने गुलाम को सौंप करके वापस चला जाता है। अब हम बात करें कुतुबुद्दीन ऐबक की, तो इसके कुछ वैवाहिक संबंध हैं जो इंपॉर्टेंट है। ऐबक ने अपना विवाह जो है ताजुद्दीन इल्दौज के साथ में किया था, उसकी पुत्री से किया था, ओके, हाँ। तो एल्दौज गजनी शासक की पुत्री से किया था। बहन का विवाह की अगर बात करें तो इसने नासिरुद्दीन कुबाचा के साथ किया। पुत्री का विवाह की बात करें तो इल्तुतमिश के साथ किया। तो याद रखिए इसकी जो ये कुछ संबंध है, वैवाहिक संबंध है, उसके भी कुछ रीजन है। मैं यहां पर बता देता हूं आपको क्या इसके रीजन थे। देखिए इसके रीजन की अगर बात करें तो ऐबक ने जो ताजुद्दीन एल्दौज की पुत्री से विवाह किया था उसका रीजन ये था कि इससे इसको खतरा था, क्योंकि ये जो एल्दौज था ये भी मोहम्मद गौरी का एक गुलाम था और काफी ये महत्वाकांक्षी व्यक्ति था, और कुतुबुद्दीन ऐबक को इससे डर था। तो इसने क्या किया कि अपनी पुत्री से ताजुद्दीन एल्दौज ने कर दिया, ठीक है। बहन का विवाह इसने क्या किया कि नासिरुद्दीन कुबाचा, ये भी मुल्तान का शासक था, ये भी मोहम्मद गौरी का क्या था, गुलाम था, और ये भी कहीं ना कहीं कुतुबुद्दीन ऐबक को ये डर था कि ये अगर ये दोनों हमारे पीछे पड़ गए तो फिर हमारा काम खत्म हो सकता है, हमारे में बहुत ही समस्या
हमारे सामने फेस करना पड़ेगा, इसलिए इसने क्या किया कि बहन का विवाह नासिरुद्दीन कुबाचा के साथ कर दिया। तो इस तरीके से दोनों मैटर ये एकदम मतलब सल्टा देता है। इसके बाद पुत्री का विवाह की अगर बात करें तो पुत्री का विवाह अपने इल्तुतमिश के साथ किया। हालांकि इल्तुतमिश जो है वो कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था, ठीक है, ये कुतुबी वंश से संबंधित था, तुर्की राज्य का पहला संस्थापक था। तो ये कह सकते हैं कि भारत में तुर्की राज्य की स्थापना जो है वो मोहम्मद गोरी ने की थी। और ये गुलाम वंश की स्थापना वो तो मोहम्मद गोरी ने की थी, लेकिन तुर्की राज्य का वास्तविक संस्थापक जो है वो कुतुबुद्दीन ऐबक को माना जाता है, ठीक है। तुर्की राज्य का संस्थापक वैसे मोहम्मद गोरी था, लेकिन वास्तविक संस्थापक जो है कुतुबुद्दीन ऐबक को माना जाता है। इसके साथ साथ गुलाम वंश की स्थापना करने वाला भी यही था। पोलो खेलते समय, क्या खेलते समय, पोलो खेलते समय जो है इसकी मौत हो जाती है घोड़े से गिर करके, किसकी, कुतुबुद्दीन ऐबक की। ओके, इससे संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण घटनाक्रम देख लेते हैं। तो 1194 ईस्वी में गजनी वापस चला गया, कौन, यही, ठीक है, मोहम्मद गोरी राज्य का कार्यभार कुतुबुद्दीन को दिया। तो 1194 में जब गजनी वापस चला जाता है, कौन, मोहम्मद गोरी, तो इसने क्या किया, कुतुबुद्दीन ऐबक को अपना राज्य सौंप दिया। 1205 ईस्वी में, क्योंकि बात यहां पर मोहम्मद गोरी की कर रहे हैं इसलिए आप कुतुबुद्दीन ऐबक मत समझ लेना, ठीक है। 1205 में ये पुनः आया था, और क्यों आया था, क्योंकि जब ये वापस जग गया था मोहम्मद गोरी तो इसको रास्ते में खोखरों एक जनजाति थी, उसने बहुत परेशान किया था। तो ये बदला लेने के लिए, रिवेंज लेने के लिए दोबारा वापस आता है। और फिर इसी समय क्या होता है कि इसको जब बदला लेकर के वापस जाने लगता है तो इसको कुछ डाकुओं ने मिलकर के इसकी हत्या कर दी थी 1206 ईस्वी में, किसकी, मोहम्मद गोरी की। तो मोहम्मद गोरी की जो कहानी है 1206 में समाप्त हो जाती है, ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक की कहानी कैसे समाप्त होती है, इसका द एंड होता है पोलो खेलते समय घोड़े से गिर करके इसकी मौत हो जाती है, ठीक है। दोनों के बारे में जानते रहिए। अब हम गुलाम वंश के जो पहले शासक के कुतुबुद्दीन ऐबक उसके बारे में जानते हैं। इसका शासनकाल कब से कब का माना जाता है तो वो देख लेते हैं। इसका शासनकाल जो है 1206 से 1210 ईस्वी तक है, याद रखिए। कुतुबुद्दीन ऐबक ने लाहौर में शपथ ग्रहण किया, बाद में दिल्ली को राजधानी बनाया था। हालांकि पहले इसकी राजधानी जो थी वो लाहौर ही थी। दिल्ली सल्तनत की स्थापना इसने की थी, ठीक है। आगे और देखते हैं तो कुतुबुद्दीन की दानशीलता, ये बहुत ही दानी व्यक्ति था और इसी वजह से इसको लाख बख्श भी कहा गया। क्या कहा गया, लाख बख्श। लाख बख्श का मतलब क्या होता है, लाखों का दान करने वाला। इसके साथ साथ इसे पीर बख्श भी कहा गया है और कुरान खां भी कहा गया। कुरान खां की बात करें तो कुरान खां कहने का यह रीजन था कि कुरान की जो आयतें हैं उनको बहुत ही सुरीले स्वर में गाता था। कौन, यही कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक के एक सेना नायक बख्तियार खिलजी बहुत ही दुष्ट प्रवृत्ति का व्यक्ति था। इसने क्या किया था, प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय को तहस नहस कर दिया, विध्वंस कर दिया। किसने कर दिया था, बख्तियार खिलजी ने। महीनों जो है नालंदा विश्वविद्यालय जलता रहा था, उसकी पुस्तकें जलती रही थी। तो इतना ही घटिया काम जो है ये बख्तियार खिलजी ने किया था, ऐसा कहा जाता है। और ये कुतुबुद्दीन ऐबक का एक सेना नायक था। आगे अगर बात करें ऐबक की, तो ऐबक के बारे में मैंने बताया कि कुतुबुद्दीन ऐबक की जो मृत्यु है वो चौगान या पोलो खेलते समय घोड़े से गिर करके हो गई थी। लाहौर में इसको दफन किया गया। कहां पर दफन किया गया, इसका मकबरा कहां पर, लाहौर पर है। तो इस चीज को आप याद रखिए। इसके साथ साथ हबीबुल्लाह द्वारा भारत में आए तुर्कों को ममलूक की संज्ञा दी गई। तो देखिए गुलाम वंश जो है इसको ममलूक वंश भी कहा जाता है, तो याद रखिए, कंफ्यूज मत होना। ममलूक वंश का संस्थापक कौन था, तो यही था, कौन, कुतुबुद्दीन ऐबक। तो ये ममलूक वंश से संबंधित है, हालांकि इसे गुलाम वंश भी कहते हैं। मोहम्मद गोरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को मलिक की उपाधि से विभूषित किया था, ठीक है, किसने, मोहम्मद गोरी ने। हसन निजामी व फके मुदब्बिर जैसे विद्वान कुतुबुद्दीन के दरबार में रहते थे। याद रखना, ये हसन निजामी जो है वो कुतुबुद्दीन ऐबक के दरबार में रहते थे। ये कुछ रत्न थे। इसके साथ साथ में कुछ और आपको एक्स्ट्रा कुछ बातें बताना चाहता हूं कि इसी कुतुबुद्दीन ऐबक ने 2.5 दिन का झोपड़ा बनाया था, ठीक है। 2.5 दिन का झोपड़ा ये अजमेर में बनाया था। 2.5 दिन का झोपड़ा याद रखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 2.5 दिन का झोपड़ा कहां पर बनाया था इसने, ये बनाया था इसने अजमेर राजस्थान में। इसके साथ साथ इसने कुतुब मीनार, जो कुतुब मीनार है उसके निर्माण को भी शुरू की। तो पहली मंजिल जो कुतुब मीनार की है वो किसने बनवाई थी, वो इसी ने बनवाई थी, कुतुबुद्दीन ऐबक ने, ठीक है। इसके साथ साथ ये कुतुब मीनार किसकी याद बनाई थी, तो एक व्यक्ति थे ख्वाजा कुतुबुद्दीन काकी, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, ये उनका नाम था। तो इनकी याद में, जो इनके गुरु थे, एक सूफी संत थे, उनकी याद में ही इसने कुतुब मीनार का निर्माण दिल्ली में करवाया था। इसने सिर्फ पहली मंजिल बनवाई थी, ठीक है, इसने सिर्फ पहली मंजिल बनवाई थी। हालांकि 2 से 4 मंजिल जो है वो बाद में इल्तुतमिश भी बनवाता है। तो इस चीज को याद रखिए, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें यहां से भी एग्जाम में पूछी जाती हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं हम लोग इल्तुतमिश के बारे में। तो इल्तुतमिश जिसे हम एक नाम देते हैं, और वो नाम क्या देते हैं दोस्तों, इसे हम बोलते हैं गुलामों का गुलाम, ठीक है, गुलामों का गुलाम भी इसे बोला जाता है। तो याद रखिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहां से हो सकता है। इसके साथ साथ आराम शाह की हत्या कर, तो इसका मतलब यह है कि इल्तुतमिश के पहले भी कोई शासक आया। हां दोस्तों, इल्तुतमिश के पहले भी
कई शासक आए, आराम शाह, बहराम शाह, लेकिन ये सब बेकार की शासक थे। आराम शाह की हत्या कर इल्तुतमिश ने ऐबक का गुलाम दामाद जो है गद्दी पर बैठा। दामाद जैसे कि आपको पता है कि इल्तुतमिश के साथ में ही कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी पुत्री का विवाह किया था। तो एक गुलाम अच्छा गुलाम था, ठीक है। जैसे कुतुबुद्दीन ऐबक बहुत ही अच्छा गुलाम था, दास था, लेकिन बहुत ही प्रतिभाशाली था, उसी तरह इल्तुतमिश भी था। इसे दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक भी माना जाता है। किसे? इल्तुतमिश को, ठीक है। दिल्ली को उसने अपनी राजधानी बनाया। इल्तुतमिश ने सर्वप्रथम शुद्ध अरबी सिक्के चलवाए। टंका जैसे चांदी का था, और जीतल जो तांबे का था, इनको जारी किया। तो जीतल और टंका ये जो सिक्के हैं, इसको किसने चलाया? इल्तुतमिश ने, ठीक है। टंका क्या था? चांदी का था, और जीतल क्या था? तांबे का सिक्का था। ओके। इल्तुतमिश ने भारत में इकता प्रणाली की शुरुआत की, ठीक है। इकता जो है, वो इकता प्रणाली का मतलब क्या है कि जो सैनिक थे, जो कर्मचारी थे, उनको वेतन के बदले भूमि दी जाती थी, इसे हम इकता प्रणाली कहते हैं, ठीक है। इल्तुतमिश ने तुर्कान चहगानी, जिसे एक नाम और दिया जाता है, चालीसा का गठन किया था। और ये चालीसा जो है इसी के लिए खतरा बन जाता है। चालीसा का मतलब है 40 सरदारों का ग्रुप, ठीक है। 40 सरदारों का ग्रुप क्या था? चालीसा। तो 40 सरदारों का ग्रुप था चालीसा। और ये सरदार जो थे 40, वो अमीर लोग थे। अमीर का मतलब जो शासन प्रशासन पर हस्तक्षेप करते थे, और शासक उस समय इनकी बातों को मानने के लिए बाध्य हो जाते थे। ऐसे लोगों का एक ग्रुप बनाया और शासन को अच्छे से संचालित करने के लिए। तो ये 40 जो लोग थे, वो इल्तुतमिश को शासन चलाने में मदद करते थे। हालांकि बाद में ये लोग क्या करते हैं कि पूरे दिल्ली सल्तनत पर अपना कंट्रोल स्थापित करते हैं, और इल्तुतमिश बेचारा परेशान हो जाता है, ठीक है। तो ये याद रखना है आपको। उसके बाद और भी इससे इंपॉर्टेंट चीजें, जैसे बगदाद के खलीफा अल इमाम मस्तनसिर बिल्लाह ने 1228 ईस्वी में इल्तुतमिश को के पद को वैधानिक मान्यता दी। तो याद रखिए, कुतुबुद्दीन ऐबक को जो है ये तो गुलाम का गुलाम ही रह जाता, लेकिन इल्तुतमिश ने क्या किया कि समाज में दिखाने के लिए कि हम किसी के गुलाम ना कहलाएं, क्या किया था इसने कि बगदाद के खलीफा से उपाधि धारण की थी, ताकि इसको लोग कहें कि हाँ ये महान राजा है, ना कि किसी का गुलाम। हालांकि रहेगा तो गुलामों का गुलाम ही। गुलामों का गुलाम का कारण कहने का ये था कि इल्तुतमिश जो है वो कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था, और कुतुबुद्दीन ऐबक जो है मोहम्मद घोरी का गुलाम था, इसलिए ये इसे गुलामों का गुलाम भी कहा जाता है, ठीक है। खलीफा, इसके साथ साथ मुसलमानों में प्रधान तथा खलीफा के सहायक नासिर अमीर उल मोमिन की उपाधि से इसको विभूषित किया गया। क्या इसकी उपाधि थी? अमीरुल मोमिन। किसकी? इल्तुतमिश की। और किसने? उसी खलीफा ने इसको उपाधि दी थी। आगे और बात करते हैं। तो अब आगे अगला शासक आता है रुकनुद्दीन फिरोज। 1236 में इसका दंड इंड हो जाता है, और ये इल्तुतमिश का पुत्र था। इल्तुतमिश की मृत्यु के कुछ दिन बाद ही रुकनुद्दीन फिरोज का शासन रहा, ठीक है। परंतु उसकी अयोग्यता के कारण तुर्की अमीरों ने रजिया बेगम को दिल्ली की गद्दी पर बैठा दिया। तो ये बेकार का शासक था, इसलिए लोगों ने समर्थन दिया रजिया बेगम को। रजिया सुल्तान को क्या किया जाता है? दिल्ली की गद्दी पर बैठा दिया जाता है। तो भारत में पहली मुस्लिम महिला शासिका कौन है? रजिया बेगम। और हम ये भी कह सकते हैं कि दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासिका वो भी कौन है? वो रजिया सुल्तान ही है, ठीक है। हालांकि रजिया सुल्तान जो है वो भी राजनीति के शिकार हो जाते हैं, इसको भी सही से शासन संचालन करने नहीं दिया गया, और इसकी भी हत्या कर दी जाती है बाद में। तो 1236 से 1240 ईस्वी तक रजिया सुल्तान ने शासन किया, और दिल्ली का सुल्तान बनने वाली पहली महिला थी। इसके साथ साथ रजिया ने, अब देखिए सुल्तान की उपाधि की बात करें कि बार बार सुल्तान शब्द आ रहा है, तो सुल्तान की जो उपाधि वो पहली बार इल्तुतमिश ने धारण की थी, ठीक है। याद रखिए, कुतुबुद्दीन ऐबक ने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की थी। रजिया ने पर्दा त्याग कर, उस जमाने में पर्दा प्रथा उस जमाने में भी थी, पर्दा को त्याग करके इसने क्या किया? चोगा पहना, कूला पहनकर। कूला मतलब कमर में जो पहना जाता है राजाओं के द्वारा, और काबा चोगा जिसे बोलते हैं, और ऊपर टोपी भी इसे लगाती थी राजाओं वाली, और इस तरीके से दरबार में बैठती थी। साथ साथ में घोड़े में चढ़ करके युद्ध स्थलों में भी जाती थी ये, तो ठीक है। और दरबार की कार्रवाइयों में हिस्सा भी लेती थी। अबिसिनिया के हबसी गुलाम जमालुद्दीन याकूत को रजिया ने अमीर आखूर एवं मलिक कौन कौन से पद दिए? अबिसिनिया का निवासी था हबसी गुलाम, ठीक है। इसको अमीर ए आखूर एवं मलिक हसन ने क्या किया कि गोरी को सेनापति की पद पर प्रतिष्ठित किया। तो मलिक हसन गोरी, तो ये दो लोगों को किया। तो जमालुद्दीन याकूत को इतनी आवश्यकता से अधिक जो है महत्व देने की वजह से जो अमीर लोग थे ना, जो 40 लोग सरदार जो थे, सरदारों का जो ग्रुप था, वो लोग नाराज हो गए। अब वो लोग सोचे कि अब रजिया सुल्तान को किसी तरीके से खत्म किया जाए, तो वो लोग भी साजिश करना शुरू कर देते हैं। रजिया ने अल्तुनिया से विवाह किया। अब ये अल्तुनिया जो था, ये क्या करता है कि जबरदस्ती
अटैक कर देता है दिल्ली सल्तनत पर, और ऐसे में मजबूरी में फिर रजिया को अल्तुनिया से विवाह करना पड़ता। तो एक तरीके से कूटनीतिक दृष्टिकोण से कि इससे शादी कर लेते हैं तो कम से कम जो शासन है उसमें हमारी हिस्सेदारी तो रहेगी, और कभी मौका मिला तो फिर इनको भी निपटा दिया जाएगा। रजिया सुल्तान ऐसा मन में सोची होगी, ठीक है। तो कूटनीतिक दृष्टिकोण से अल्तुनिया से रजिया सुल्तान को मजबूरी में शादी करनी पड़ी। हालांकि बाद में क्या किया कि इन दोनों को, रजिया को और अल्तुनिया को, क्या किया कि जो 40 सरदार थे ना, उन लोगों ने डाकुओं के द्वारा क्या किया, कैथल के निकट हत्या करवा दी डाकुओं से, ठीक है। तो बहुत ही गलत काम किया गया रजिया सुल्तान के साथ में। इसके बाद आता है अलाउद्दीन शाह, इससे बढ़िया तो रजिया सुल्तान ही थी। अलाउद्दीन शाह आता है रजिया के बाद बहराम शाह, और अलाउद्दीन शाह अल्पकाल के लिए। ये दोनों क्या थे दोस्तों, ये जो बहराम शाह है ये भी कौन था, ये इल्तुतमिश का पुत्र था। ये क्या करता है कि बहन को हमारी बना दिया गया और हमको छोड़ दिया गया। तो हाँ, अब आपको इसलिए नहीं बनाया गया क्योंकि आप योग्य नहीं रहे होंगे, ये बेचारा गया। इसी ने, बहराम शाह ने और 40 सरदारों के वो जो ग्रुप था उन्हें मिल करके रजिया सुल्तान की हत्या करवाई थी। याद रखिए, बहराम शाह जो है वो रजिया सुल्तान का भाई था। आगे हम बात करते हैं, ये खास इंपॉर्टेंट नहीं है, हम लोग बात करेंगे बलबन की। गयासुद्दीन बलबन जो इंपॉर्टेंट है, उन्हीं शासकों के बारे में हम लोग बात करेंगे। इसने क्या किया, 1266 से 1287 ईस्वी तक इसने शासन किया है। तो अलाउद्दीन मसूद शाह को जो अंतिम जो था, मतलब बलबन के पहले जो शासक बनता है वो अलाउद्दीन मसूद शाह, इसको क्या किया, खत्म कर दिया, और बलबन ने नसरुद्दीन महमूद को गद्दी पर बैठाया। अब देखिए, बलबन जो है उसी अमीर वर्ग में ही शामिल था और धीरे धीरे अपना वर्चस्व बढ़ाता चला जा रहा था। देखिए, जिसके पास योग्यता है, जिसके पास बल है, बाहुबल है, प्रतिभाशाली है, वो कहीं ना कहीं वो अपना जो एक अक्ष है ना, अपनी छाप है, वो छोड़ेगा जरूर। बलबन भी बहुत ही योग्य व्यक्ति था, और देखिए खुद तो शासक नहीं बनता, चूंकि ये भी क्या था, 40 सरदारों में ही शामिल था। तो इसने क्या किया कि इसको अलाउद्दीन मसूद शाह को उतार दिया, और बलबन ने नासिरुद्दीन महमूद को, जो कि उसी इल्तुतमिश के परिवार से ही रिलेटेड था, इसको गद्दी पर बैठाया। ठीक है, गद्दी पर बैठाया जरूर, लेकिन बैठाने का मतलब क्या है कि गद्दी में तुम बैठो, बाकी हम सब देख लेंगे, है ना, ये बात थी। तो बलबन जो है इल्तुतमिश का गुलाम था। देखिए, अब ये गुलाम वंश इसीलिए कहा जाता है, गुलाम के गुलाम शासन कर रहे हैं। मोहम्मद गोरी का गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम इल्तुतमिश का गुलाम जो है बलबन। तो गुलाम ही यहाँ पर शासन कर रहे हैं, और वास्तव में जो गुलामों के उत्तराधिकारी हैं वो सही से शासन कर ही नहीं पा रहे हैं। जैसे कि रजिया सुल्तान की बात करें, बहराम शाह की बात करें, रुकनुद्दीन फिरोज की बात करें, शासन कर ही नहीं पा रहे। बलबन ने भी बहुत अच्छे से शासन किया। नासिरुद्दीन महमूद ने बलबन को उलूग खां, तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिए, उलूग खां की उपाधि किसको दी गई थी, बलबन को दी गई थी। किसने दी थी, नासिरुद्दीन महमूद ने दी थी। यही नासिरुद्दीन महमूद जिसको गद्दी पर बैठाया, बेचारा खुश हो गया, इसलिए उपाधि दे दी इसने। ठीक है, इसके बाद क्या है कि यहां पर विभूषित किया एवं सल्तनत का नायब ए ममिलकात, प्रधानमंत्री नियुक्त कर शासन की वास्तविक शक्ति उसके हाथों में सौंप दी। इतना खुश हो गया बेचारा कि गद्दी में बैठा, और बलबन से कहा, बेटा हम बैठे हैं आराम करने के लिए, बाकी तुम सब देख लो। तो अब जो काम, जो युद्ध करेगा, जो शासन संचालन करेगा, वास्तविक शक्ति तो उसी के हाथ में रहेगी ना। और जो बैठे बैठे आराम करेगा, राजगद्दी सिर्फ उसको चाहिए, ऐश करेगा, उसके पास शक्तियां थोड़ा रहेंगी। जो युद्ध करेगा, लड़ाई करेगा, शासन संचालन करेगा, जनता उसी को जानेगी। तो यही हुआ कि बलबन को लोग धीरे धीरे पसंद करना शुरू कर देते हैं। और इसने बलबन ने एक सबसे महत्वपूर्ण काम किया, क्योंकि 40 सरदारों का जो है वो हर बार हस्तक्षेप करते थे। ये नहीं चाहता था कि इल्तुतमिश की तरह लोग हमको भी परेशान करें। तो इसने क्या किया कि जब शासन ये मतलब गद्दी पर बैठता है, तो उसने क्या किया कि वो जो 40 था ना, उसको खत्म कर दिया कि हटो तुम लोग, निकलो यहाँ पर, हमको किसी का हस्तक्षेप नहीं चाहिए राज्य में, है ना। तो तुर्कान चिहलगान को इसने नष्ट कर दिया। ठीक है, इसकी आवश्यकता को उसने महसूस नहीं किया और निपटा दिया इनको कि तुम लोग हटो बेटा यहाँ से। बलबन, गयासुद्दीन बलबन के नाम से दिल्ली की गद्दी पर बैठा, मंगोल आक्रमणों से सफलतापूर्वक उसकी रक्षा की। अब देखिए, दिल्ली अगर बलबन नहीं होता, और ये जो कमजोर शासक हैं जो ऐश करने के लिए राजा बने थे, अगर ये बलबन नहीं होता तो दिल्ली सल्तनत पर किसी मंगोलों का शासन हो रहा होता, क्योंकि मंगोल भी बहुत ही खतरनाक थे। इन सबसे बचाया दिल्ली को इसने। तो अब राजगद्दी का असली हकदार कौन है, बलबन होगा ना। तो बलबन ने अपने दरबार में एक चीज और इंपॉर्टेंट है कि बलबन ने अपने दरबार में सिजदा और पैबोस जैसी परंपराएं चलाई। अब सिजदा क्या है, जैसे गानों में सुना होगा ना, सजदा करें, वही सिजदा है। सिजदा का मतलब है कि तो सिजदा का मतलब वही है कि घुटनों के बल बैठ करके सर झुकाना। ठीक है, एक सम्मान पूर्वक। तो राजा के सामने जो भी आता था वो घुटनों के बल बैठता था और इसके बाद सर झुका करके प्रणाम करता था। ये क्या कहलाता था, सिजदा। पाबोस की बात करें तो पाबोस क्या था दोस्तों, पाबोस तो और भी खतरनाक था। इसमें क्या था कि पेट के बल लेट करके सुल्तान के चरणों को चूमना होता था। सोचिए, अब इस तरीके की प्रथाएं इसने लागू की, सिजदा में पैबोस। अब ये सारी चीजें इसलिए लागू कर रहा था क्योंकि ये अपने आप को ईश्वर का प्रतिनिधि मानता था, ईश्वर की छाया अपने आप को कहता था। कौन, बलबन।
ये कहता था कि ईश्वर ने हमको भेजा है, हम ईश्वर की छाया हैं, इसलिए हमारा सम्मान करिए। तभी इसने सजदा और पापोस जो प्रथा है उनको चलाई। इसके साथ साथ बलबन ने राजत्व का नया सिद्धांत प्रतिपादित किया, खुद को ईरानी हीरो अफरसियाब का वंशज घोषित किया। अफरसियाब बहुत ही महत्वपूर्ण शासक था, बहुत ही वीर योद्धा शासक था। इसका अपना वंशज जो है अपने आप को ये घोषित किया, मतलब हीरो बनना चाह रहा था। पारसी जो रीति रिवाज पर आधारित एक त्योहार होता है नवरोज, तो नवरोज की शुरुआत भारत में किसके द्वारा की गई? बलबन के द्वारा की गई। ये भी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखिए, आपको याद रखना है। बलबन ने दीवाने आरज मतलब केंद्रीय सैन्य विभाग एवं दीवाने बरीर मतलब केंद्रीय गुप्तचर विभाग का, इसका भी इसने गठन किया। तो कभी कभी पूछ लेता है यहां से, इसलिए याद रखिए। बलबन के दरबार में अमीर खुसरो, जिसे तूतीय हिंद बोला जाता है, बहुत ही फेमस और बहुत ही प्रतिभाशाली ये कवि हुआ है। और इसके साथ साथ अमीर हसन जैसे कवि भी इसके दरबार में रहते थे। ठीक है, बाद में अगर आप बात करें गुलाम वंश का, तो जैसे कि शुरू में ही हम लोगों ने बात की थी कि शमसुद्दीन कैमूर गुलाम वंश का अंतिम शासक हुआ, बेकार का शासक था। यहीं से गुलाम वंश की समाप्ति हो जाती है। तो हम लोगों ने बलबन के बारे में जानकारी। हाँ, एक चीज और मैं आपको बलबन के बारे में बताऊं कि एग्जाम में पूछता है कि लौह एवं रक्त की नीति किसने लागू की। ठीक है, रक्त की नीति किसने लागू की? तो दोस्तों, लौह एवं रक्त की नीति बलबन ने लागू की थी। और इसका मतलब है क्या है? जैसे को तैसा, मतलब खून के बदले खून, ये इसका मतलब होता है। ये नीति जो है वो बलबन के द्वारा लागू की गई थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको जरूर आप याद रखिए। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं खिलजी वंश की। तो खिलजी वंश का शासन जो है वो बात करें, यहां पर हम सिर्फ जलालुद्दीन खिलजी की बात करेंगे। ठीक है, तो जलालुद्दीन की ये जो शासन का समय लिखा हुआ है ये खिलजी वंश का नहीं है, सिर्फ ये जलालुद्दीन खिलजी का। याद रखिए 1290 से 1296 तक, मतलब 6 वर्ष तक इसने शासन किया है। तो खिलजी वंश का संस्थापक किसे माना जाता है? जलालुद्दीन खिलजी को माना जाता है। इसने गुलाम वंश को समाप्त किया और खिलजी वंश की स्थापना की। जलालुद्दीन ने क्या किया था कि किलोखरी में अपनी राजधानी स्थापित की। तो जलालुद्दीन खिलजी की राजधानी क्या थी? किलोखरी, याद रखिए, किलोखरी। तो ये खास इंपॉर्टेंट नहीं था, हालांकि उसके बाद आता है। और ये जो था ना जलालुद्दीन, इसी का भतीजा था अलाउद्दीन खिलजी। और इसने अलाउद्दीन खिलजी ने अपने चाचा को निपटा करके शासन हासिल किया था। तो वही बात यहाँ पर लिखी है। अलाउद्दीन खिलजी ने 1296 से 1316 तक शासन किया। अलाउद्दीन खिलजी बहुत ही डेंजर शासक था। इसके बारे में तो आपने मूवी देखा ही होगा। कौन सी मूवी? पद्मावत। ये देखिए कितना क्रूर दिखाया गया है अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, तो जलालुद्दीन खिलजी की अगर बात करें तो इसने क्या किया था? अलाउद्दीन खिलजी की बात करें तो अपने जो चाचा है जलालुद्दीन खिलजी की हत्या करके दिल्ली का स्वयं सुल्तान बन बैठता है। और उसके बाद अलाउद्दीन को अब इसके बचपन का नाम भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है, अली अथवा गुरसस्प। किसका नाम था बचपन का? अलाउद्दीन खिलजी का। अलाउद्दीन खिलजी पहला ऐसा सुल्तान था जिसने खलीफा की श्रेष्ठता को चुनौती देते हुए सिक्कों पर उसका नाम खुदवाना बंद कर दिया। मतलब अलाउद्दीन खिलजी ने कहा कि बेटा हम तुम लोगों से ज्यादा बड़े हैं, है ना, तुम खलीफा बने रहो और लेकिन हमारे किसी काम के नहीं हो। तो खलीफा जो है वो मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारियों को कहा जाता है। तो मोहम्मद साहब के इंतकाल के बाद खलीफाओं ने क्या किया कि उनके उत्तराधिकारी बनकर के ये पैगंबर नहीं बने, ये तो एक तरीके से इन लोगों ने राजनीति में भाग लेना शुरू कर दिया और इसीलिए खलीफाओं का महत्व धीरे धीरे खत्म हो गया। तो अलाउद्दीन खिलजी ने कहा कि तुम खलीफा जो है, क्योंकि खलीफा भी यहाँ पर हस्तक्षेप करते थे, सिक्कों पर उनका नाम खुदाना जरूरी था क्योंकि बहुत ही धार्मिक और बड़ा पद होता है खलीफा का। इसलिए चुनौती दिया, कहा कि तुम लोग तुम्हारा हम सिक्के में नाम नहीं छपवाएंगे, अरे हम खुद इतने बड़े हैं कि हम अपना नाम उसमें डलवाएंगे, है ना। इस तरीके से इसने क्या किया, खलीफाओं का जो चित्र था सिक्कों पर डालना बंद करवा दिया। जलालुद्दीन खिलजी ने अलाउद्दीन को अमीर तुर्क उपाधि से विभूषित किया था। देखिए चाचा बड़ा प्यार करता था कि बेटा तुम बहुत ही बहादुर हो, आगे बहुत नाम करोगे, इसलिए इसने उपाधि भी दी थी अमीर तुर्क। लेकिन बेचारा क्या करे कि ये तुर्क गया और तुर्क जाने पर इसने अपने चाचा को ही निपटा दिया, है ना। उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी के बारे में और अगर बात करते हैं तो अलाउद्दीन खिलजी पहला सुल्तान था जिसने स्थायी सेना का गठन किया। याद रखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये, परमानेंट स्टैंडिंग आर्मी की अगर बात करें तो ये गठन जो है अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा पहली बार किया गया है, ये याद रखना है आपको। और साथ साथ में नगद वेतन देने की प्रथा भी इसने प्रारंभ की। जैसे इल्तुतमिश के बारे में हम लोगों ने देखा था ना कि एकता प्रथा उसने शुरू की थी कि सेना के कर्मचारियों को और जो सेना के जवान थे उनको वो उनके सेवा के बदले में भूमि दिया करते थे, उसी को एकता प्रथा कहा। लेकिन इसने क्या किया, नगद वेतन देना शुरू किया। इसके बाद अलाउद्दीन खिलजी ने सैनिकों का हुलिया लिखने में घोड़ों को दागने की प्रथा प्रारंभ की। तो अब बात यह है कि कौन सा घोड़ा कैसा है, ठीक है, और सैनिकों का हुलिया कैसा होना चाहिए, जैसे तैसे उठाए भाला तीर और तलवार और निकल पड़े, ऐसे ही पता चला मुंह भी नहीं धोया। तो इसने कहा नहीं ये सब चलेगा नहीं है बेटा, ये अच्छी बात नहीं है।
आप लोग अच्छे से लगो कि हाँ सेना में हो, तो इसने हुलिया बदलवाया और घोड़ों को दागने की प्रथा शुरू की ताकि पता चले कि अलाउद्दीन खिलजी के घोड़े हैं। ठीक है, इसने ये काम शुरू किया। और अलाउद्दीन ने आर्थिक क्षेत्र में भी बहुत अच्छा काम किया। अलाउद्दीन ने आर्थिक क्षेत्र में बाजार नियंत्रण व्यवस्था लागू की। ये सारे पॉइंट जो हैं बहुत पूछे जाते हैं एग्जाम में। मार्केट कंट्रोल पॉलिसी किस शासक के द्वारा लागू की गई, तो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा लागू की जाती है। इसके साथ साथ भू राजस्व व्यवस्था, भू राजस्व की दर को बढ़ाकर कुल उपज का 1/2 हिस्सा इसने कर दिया था, तो ये भी कर से संबंधित है। इसके साथ साथ खम्स में राज्य का हिस्सा 4 से बढ़ाकर के क्या किया इसने, ये जो 4 से बढ़ाकर के अधिक कर दिया इसने। ठीक है, 4 से बढ़ाकर के इसने काफी अधिक कर दिया था। यहां पर डाटा नहीं दिया गया है। तो खम्स का मतलब होता है जो लूट का धन है, तो उसमें राज्य का हिस्सा क्या था, 4 से पहले 4 लेते थे कि 4 जो भी मतलब चौथाई हिस्सा जो था वो, लेकिन इसने क्या किया, बढ़ा दिया कि अब इससे नहीं, हमको ज्यादा हिस्सा चाहिए। ठीक है, 4 से बढ़ा करके इसने ज्यादा कर दिया। ठीक है, इसके बाद दक्षिण भारत में क्या हुआ कि अलाउद्दीन के सैन्य अभियानों का नेतृत्व मलिक काफूर ने किया। तो दक्षिण भारत में जो विजय अभियान किए गए हैं अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा, उसका नेतृत्व जो है मलिक काफूर के द्वारा किया गया था। ठीक है, तो मलिक काफूर किसका सेनापति था, अलाउद्दीन खिलजी का। यह भी बहुत दुष्ट आदमी था मलिक काफूर। राजत्व का दैवीय सिद्धांत जो है वो किसने किया था, अलाउद्दीन खिलजी ने शुरुआत की थी। उसने सिकंदर सानी की उपाधि धारण की, मतलब अपने आप को सिकंदर जैसा मानने लगा था कि पूरे विश्व में हम अपने साम्राज्य का विस्तार करेंगे। हालांकि साम्राज्य का विस्तार बहुत किया, दक्षिण भारत तक भी ये कोशिश कर रहा था जाने की। ठीक है, इसलिए अपने आप को सिकंदर सानी, मतलब द्वितीय सिकंदर इसे अपने आप को कहता था। ठीक है, इसके साथ साथ इसके दरबार में बात करें तो अमीर खुसरो पता नहीं कितने दिन तक जिंदा रहते हैं। इसके दरबार में भी अमीर खुसरो ही थे और इन्होंने सितार एवं तबला जैसे वाद्य यंत्रों का आविष्कार किया। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि सितार एवं तबला वाद्य जैसे वाद्य यंत्रों का आविष्कार किसे माना जाता है, अमीर खुसरो को माना जाता है। ठीक है, और इसके साथ साथ अलाउद्दीन ने इसी अमीर खुसरो को तूतीय हिंद की उपाधि धारण की थी। तो तूतीय हिंद जो इसने क्या किया था कि हिंदी में भी रचनाएं करना शुरू कर दिया था, इसलिए इसे तूतीय हिंद भी बोला गया। ठीक है, आगे अलाउद्दीन ने अमीर खुसरे को, ये तो आपने पढ़ ही लिया कि तूतीय हिंद बोला गया, मिल्क इनाम वक्फ के अंतर्गत दी गई भूमियों को राजस्व सुधारों के तहत वापस लेकर अलाउद्दीन ने खालसा की भूमि में तब्दील कर दिया। तो वैसी भूमियां थी जो मिल्क इनाम या वक्फ के अंतर्गत आती थी, उनको इसने अपने राज्य की भूमि में तब्दील कर दिया, जिसे खालसा भूमि कहा गया। ठीक है, तो ये पूछ लेता है खालसा किस तरीके की भूमि थी। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने शासनकाल में 2 नवीन कर भी लगाए, मतलब ये अजीब अजीब टाइप के टैक्स लगाता था। देखिए अभी एक ऐसा टैक्स लगाया है कि दुधारू पशुओं पर ये चराई का, मतलब अगर उसके राज्य में जो चारा उगा हुआ है, अगर वहां आप चराने जाते हैं उसका भी टैक्स देना पड़ेगा। भैंस ले गए, आप बकरी ले गए, गाय ले गए चराने के लिए, उसका भी टैक्स देना पड़ेगा दुधारू पशुओं पर। गढ़ी मतलब घरों एवं झोपड़ियों पर भी इसने टैक्स लगाया कि अगर झोपड़ी है, घर है, उन पर भी टैक्स आपको देना पड़ेगा। तो ये था अलाउद्दीन खिलजी के बारे में जो भी इंपॉर्टेंट चीजें थी हम लोगों ने यहां पर बात की। ठीक है, हाँ, अब हम बात करते हैं कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी की। खिलजी वंश का ही शासक है, 1316 से 1320 ईस्वी तक इसने शासन किया। और अलाउद्दीन की मृत्यु के पश्चात कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी गद्दी पर बैठता, जो कि भ्रष्ट शासक था, बहुत ही करप्ट शासक था। मुबारक खिलजी की हत्या उसके वजीर खुसरो खां ने कर दी। तो खुसरो खां ने इसको निपटा दिया। इसका वजीर मतलब सेनापति या प्रधानमंत्री से बोलते हैं। ठीक है, उस समय प्रधानमंत्री हुआ करता था, तो खुसरो खां ने कर दी। इस तरीके से खिलजी वंश का अंतिम शासक जो था खुसरो खां था। इसके बाद हम बात करते हैं तुगलक वंश की। तो यहाँ पर तुगलक वंश के बारे में बात करेंगे। तुगलक वंश का संस्थापक था गयासुद्दीन तुगलक, जिसने 1320 से 1325 तक शासन किया। और उसके समय की इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देखें तो गयासुद्दीन अपने साम्राज्य में सिंचाई की व्यवस्था की। ठीक है, संभवतः नहरों का निर्माण करने वाला प्रथम शासक था। याद रखिए नहरों, ये बहुत एग्जाम में पूछा जाता है, नहरों को निर्माण करने वाला गयासुद्दीन तुगलक। ठीक है, गयासुद्दीन ने रोमन शैली में एक नवीन नगर तुगलकाबाद बसाया। तो तुगलकाबाद किसने बसाया? गयासुद्दीन तुगलक ने। ये कौन था? ये तुगलक वंश का संस्थापक राजा था। इस शहर में 56 कोट नामक दुर्ग भी किसने बनवाया तुगलकाबाद में? इसी गयासुद्दीन तुगलक ने। यह नगर दिल्ली के नजदीक स्थित है। कौन सा? 56 कोट। याद रखिए। आगे बात करते हैं मोहम्मद बिन तुगलक, मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको जरूर आपको ध्यान से पढ़ना है। 1325 से 1351 ईस्वी तक ये शासन करता है। और गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु के पश्चात जौना खां दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। तो इसका वास्तविक नाम क्या था? जौना खां। हालांकि मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से दिल्ली पर बैठता है, शासन करता है, लेकिन इसका वास्तविक नाम जौना खां था। ठीक है, इतिहास में मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से प्रसिद्ध हुआ है। मोहम्मद बिन तुगलक जो है मध्यकाल का सबसे शिक्षित, विद्वान एवं योग शासक था, परंतु अपनी सनक भरी योजनाओं के कारण इतिहास में यथेष्ट स्थान नहीं बना सका। दोस्तों एक बात बताना चाहता हूं मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में। देखिए आपने पढ़ा भी कि शिक्षित था, विद्वान था, योग्य था, लेकिन पता नहीं क्या इसके साथ ऐसा होता है कि जो भी काम करता है वो उल्टा हो जाता है। मतलब जो भी अच्छा करना चाहता है वो गलत हो जाता है। बेचारा परेशान रहता है। ये इतना ज्यादा परेशान था कि जनता के साथ अच्छा करना चाहता था, लेकिन फिर भी अच्छा
चाहते हुए भी नहीं कर पाता। इसके साथ संयोग ऐसा था कि हमेशा दुर्भाग्य ही इसके साथ हो जाता था, दुर्भाग्य बस ऐसी घटनाएं होती थी कि ये बेचारा परेशान हो गया था और लास्ट तक परेशान रहा। ठीक है, कौन? मोहम्मद बिन तुगलक। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने दीवान अमीर को ही, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है, इसको याद रख लीजिए, अमीर ए को ही, दीवान अमीर को ही, मतलब कृषि विभाग की स्थापना किसने की थी? मोहम्मद बिन तुगलक ने। तो याद रखना, दीवान ए अमीर को ही, मतलब ये कृषि विभाग था। इसके साथ साथ मोरक्को का निवासी इब्न बतूता 1333 ईस्वी में किसके शासनकाल में आया था दिल्ली? मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था। इसको इसने काजी नियुक्त किया था अपने यहाँ। मोहम्मद बिन तुगलक ने इब्न बतूता को 1342 में राजदूत बनाकर के चीन भी भेजा था। देखिए आप, विदेशों के साथ भी संपर्क स्थापित कर रहा है, संबंध बना रहा है, तो काफी विद्वान व्यक्ति था ये, ऐसी बात नहीं है। मोहम्मद बिन तुगलक ने इंसा मेहरू नामक पुस्तक की रचना की। देखिए अब ये किताबें भी लिख रहा है, इसका मतलब आप समझ सकते हो। 1341 ईस्वी में चीनी सम्राट तोगन तिमुख ने अपना एक राजदूत भेजकर मोहम्मद बिन तुगलक से हिमाचल प्रदेश के बौद्ध मंदिरों की जीर्णोद्धार के लिए अनुमति मांगी। अब इसका हिमाचल प्रदेश तक शासन था, तो चीनी सम्राट तोगन तिमुख, अब देखिए आज के जो सम्राट हैं चीन के, वो तो कुछ समझते नहीं भारत को, है ना, हमेशा मोदी जी और शी जिनपिंग में झगड़ा ही होता रहता है। लेकिन उस समय में मोहम्मद बिन तुगलक से अनुमति मांग रहा था। कौन? तोगन तिमुख। वो चाह रहा था कि हिमाचल प्रदेश में बौद्ध मंदिर का जो जीर्णोद्धार, मतलब टूट फूट गया होगा, उसको बनवाना चाह रहा होगा, इसलिए अनुमति मांगना चाह रहा था वो। मोहम्मद बिन तुगलक से हिमाचल प्रदेश के अनुमति इसने मांगी। ठीक है, और मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में हरिहर एवं बुक्का नामक दो भाइयों ने 1336 ईस्वी में स्वतंत्र राज्य विजयनगर की स्थापना की। तो ये भी यहां से अच्छा प्रश्न बन सकता है कि हरिहर एवं बुक्का नामक दो भाइयों ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किस शासक के समय में की थी? उस समय भारत का शासक कौन था, या उत्तर भारत का शासक कौन था? तो मोहम्मद बिन तुगलक। हरिहर एवं बुक्का नामक इन दो भाइयों ने की थी विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब? 1336 ईस्वी में। महाराष्ट्र में 1347 ईस्वी में अलाउद्दीन बहमन शाह ने स्वतंत्र बहमनी साम्राज्य की स्थापना कर ली। यह भी मोहम्मद बिन तुगलक का ही शासनकाल था। ठीक है, तो यह भी याद रखना कि बहमन शाह ने भी इसी के समय में साम्राज्य स्थापित किया था। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में ही कान्हा नायक ने वारंगल को स्वतंत्र राज्य घोषित किया था। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में कई विद्रोह हुए, जैसे कि कड़ा निजाम का विद्रोह, बिदर साहिब सुल्तान का विद्रोह तथा गुलबर्गा में अली शाह का विद्रोह। ये विद्रोह भी इसी के समय में होते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु ठट्टा में उसकी मृत्यु पर इतिहासकार जियाउद्दीन बरनी ने लिखा है। क्या लिखा है, इस बात को आप जरूर याद रखिए। ये जो स्टेटमेंट है काफी इंपॉर्टेंट है। स्टेटमेंट क्या है? अंततः जनता को उससे मुक्ति मिली एवं उसे जनता से। तो जैसा मैंने बताया ना कि बेचारा जनता के लिए परेशान रहता था और जनता के लिए अच्छा कुछ कर ही नहीं पाया, वो परेशान ही रहता था। तो इसने इसी वजह से ऐसा लिखा है कि जनता को उससे मुक्ति मिली एवं उससे जनता को। ठीक है, तो दोनों मुक्त हो गए बेचारे इस शासक से। इसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली सल्तनत का पहला ऐसा सुल्तान था जो अजमेर में शेख मोइनुद्दीन चिश्ती के दरगाह पर गया था। तो ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको भी याद रख सकते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में कई विद्रोह हुए, तो आपने देख ही लिया है ना, इसकी हम लोगों ने बात कर ही ली है। ये सारी बातें दोबारा ये स्लाइड यहाँ पर रिपीट हो गई है। अब हम बात करते हैं मोहम्मद बिन तुगलक की 5 विवादास्पद योजनाओं की। ये चीज इंपॉर्टेंट है, इस पर जरूर आप फोकस करिएगा। दिल्ली, इसने अपनी क्या किया, दिल्ली राजधानी को दौलताबाद स्थानांतरित किया। मतलब राजधानी दिल्ली का दौलताबाद स्थानांतरण, दौलताबाद मतलब देवगिरी, और ये किस तरफ? साउथ इंडिया में पड़ता है देवगिरी। और इसका रीजन यही था ना कि ये अच्छा करना चाह रहा था। ये सोच रहा था कि साउथ इंडिया में जाकर के दक्षिण भारत पर भी अपना कंट्रोल स्थापित करेंगे, बीचों बीच रहेंगे हम। लेकिन इसके ये जो निर्णय है वो बड़ा ही गलत साबित होता है और उत्तर भारत में जो है अव्यवस्था फैल जाती है। इसके बाद अगर बात करें तो दोआब क्षेत्र में भू राजस्व की दर इसने कुल उपज का 1/2 हिस्सा कर दिया। तो ये भी इसका उल्टा पड़ जाता है। इसका सोना चांदी के स्थान पर तांबे एवं पीतल के सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन करवाया इसने। अब देखिए, इसको मैं बता रहा हूं, इसने क्या किया था कि सोना चांदी के स्थान पर तांबे के एवं पीतल के सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया। पहले क्या था कि चांदी और सोने के जो सिक्के थे वो जब चलाया तो लोगों ने इकट्ठा कर लिया, लोगों ने सब एकदम डंप कर लिया क्योंकि मुद्रा महंगी रही होगी। फिर उसने क्या किया, तांबे चलाए, तांबे में पीतल की सांकेतिक मुद्रा था, पीतल को भी लोगों ने इकट्ठा करना शुरू कर दिया। मतलब जो बेचारा काम करता था उस पे से समस्या ही हो जाती थी। इसके साथ साथ कराचिल का सफल अभियान, कराचिल का विफल अभियान, सफल कहां से हो जाएगा, विफल अभियान। तो एक कराचिल और खुरासान दोनों हिमाचल प्रदेश में है और यहां सेना लेकर के जाता है बेचारा। खुरासान की अगर बात करें तो खुरासान जब पहुंचता है तो वहां इतना ज्यादा बर्फबारी होती है कि बर्फ में ही वहां मतलब ठंड से जो है इनके सैनिक सारे के मर जाते हैं, वापस भी नहीं आ पाते। मतलब 10,000 की सेना गई थी वहां पर, याद रखिए कितनी, 10,000 सैनिक गए थे लेकिन 10,000 में मात्र 10 वापस लौटते हैं। मतलब सारे ठंड से मर गए। तो ये बेचारा करना तो चाहता था बहुत अच्छा काम, लेकिन
गड़बड़ हो जाता था इसके साथ हमेशा, दुर्भाग्यवश। आगे बात करते हैं फिरोज तुगलक की। तो फिरोज तुगलक जो है वो 1351 से 1388 तक इसने शासन किया है, फिरोज शाह तुगलक ने। और फिरोज तुगलक जो है सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक का चचेरा भाई था, मोहम्मद बिन तुगलक का चचेरा भाई था, ठीक है। और मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु के पश्चात अगले सुल्तान के रूप में ठट्टा में उसका राज्याभिषेक होता है। क्या भाई तुम परिवार के हो, तुम भी बन जाओ, इसलिए इसको बना दिया जाता है। फिर इसके बारे में इंपॉर्टेंट और क्या फैक्ट इंपॉर्टेंट है कि फुतुहात ए फिरोज शाही के अनुसार फिरोज ने राजस्व व्यवस्था में परिवर्तन करते हुए 24 कष्टदायक करों को, कैसे, जो कष्टदायक कर थे उनको ये हटाएगा बाद में, समाप्त कर केवल 4 करों, खराज जिसे लगान बोलते हैं, जजिया जो गैर मुस्लिमों से लिया जाने वाला कर था, खम्स युद्ध में लूट का माल, और मुसलमानों से लिया जाने वाला कर आदि को ही प्रचलन में रखा। मतलब जो बहुत ही कष्टदायक कर थे उनको सबको हटा दिया, मात्र 4 कर इसने जारी रखे, जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, जैसे खम्स है, जकात है, जजिया कर है। तो ये जो इस तरीके के थे उन्हीं को सिर्फ रखता है 4, बाकी सबको हटा देता है। ब्राह्मणों पर जैसे अब मोदी जी क्या कर रहे हैं, मोदी जी ने क्या किया कि सबको सारे टैक्स हटा करके जीएसटी बना दिया, अच्छा करने की कोशिश की उन्होंने। अब अच्छा हुआ कि नहीं वो तो मैं बताऊंगा। ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला पहला मुसलमान शासक कौन था? फिरोज तुगलक। इसने कहा बेटा सबके ऊपर टैक्स लगता है तो तुम्हारे ऊपर भी लगेगा, मतलब समानता होनी चाहिए। तो ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने, पहले ब्राह्मणों पर जजिया कर नहीं लगता था, ठीक है, हाँ, लेकिन इसने क्या किया, पहली बार ब्राह्मणों पर लगाया। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको जरूर याद रखिए, इसको आप नोट कर सकते हैं। फिरोज तुगलक ने कृषि को उन्नत बनाने के लिए सिंचाई विभाग की स्थापना की। एग्जाम में भी पूछा गया था, सिंचित भूमि पर कुल उपज का 1/10 भाग हक ए शरो मतलब सिंचाई कर अध्यारोपित किया था। सिंचाई पर काफी इसने फोकस किया। फिरोज तुगलक ने 5 बड़े नहरों का निर्माण करवाया। तो याद रखिए शुरुआत तो किसने की थी, शुरुआत तो जो है इसी तुगलक वंश के साथ गयासुद्दीन तुगलक ने की थी, लेकिन सबसे ज्यादा काम नहरों का, सर्वाधिक नहरों का जो विकास है वो फिरोज शाह तुगलक के समय में होता है। ये भी याद रखिए, बड़ा कंफ्यूजन रहता है यहाँ पर। उसने शुरुआत की थी लेकिन इसने ज्यादा बढ़ा करके काम किया, मतलब 5 बड़ी नहरों का निर्माण इसी ने खुद करवाया था। तो विकास कहाँ किसके समय में ज्यादा हुआ नहरों का? फिरोज शाह तुगलक के समय में, ठीक है। और इसके साथ साथ महत्वपूर्ण उलू खानी नहर भी इसके समय की थी, जिसके द्वारा यमुना का पानी हिसार तक पहुंचता था। मतलब ये यमुना जो है उसका पानी हिसार हरियाणा तक पहुंचता था। फिरोज शाह तुगलक ने हिसार, फिरोजाबाद, फतेहाबाद, जौनपुर एवं फिरोजपुर सहित 300 नए नगरों की स्थापना की। मतलब इसका मूड ही क्या नगर स्थापना करने का था क्या, इतने सारे। लेकिन आप याद रखिए जो इंपॉर्टेंट यहाँ पर दिए गए हैं वो आप जरूर याद रख सकते हैं। फिरोज शाह तुगलक ने अशोक के खिजराबाद मतलब जो टोपरा में है, मेरठ में स्थित इस 2 स्तंभों को वहां से स्थानांतरित कर दिल्ली में स्थापित कराया। अरे बेटा अपना स्तंभ तुम बनवा लेते, अब अशोक के स्तंभ लेख या शिलालेखों पर चाहे समुद्रगुप्त हो, जहांगीर हो, अकबर हो, फिरोज शाह तुगलक हो, सबकी नजर अशोक के शिलालेखों पर क्यों रही है भाई? इतिहासकारों जरा इसका जवाब मुझे चाहिए, आप लोग जरूर दीजिएगा, ठीक है। अभी तक मुझे जवाब इसका नहीं मिला, अगर आप लोगों को किसी को अगर पता हो तो जरूर बताना। फिरोज तुगलक ने अनाथ मुस्लिम महिलाओं, विधवाओं एवं लड़कियों के लिए दीवान खैरात दान विभाग की स्थापना की। फिरोज तुगलक के शासन काल में सल्तनतकालीन सुल्तानों में दासों की संख्या सर्वाधिक लगभग 1,80,000 थी। उसने उनके लिए दीवाने बंदगान, याद रखिए ये पूछा गया है, दीवाने बंदगान जो है दास विभाग था, जिसमें से 1,80,000 दास थे। तो ये किसने की थी? फिरोज शाह तुगलक ने। दीवाने बंदगान ये पूछा गया है किसी परीक्षा में। फिरोज तुगलक ने अपनी आत्मकथा फतुहात फिरोज शाही के नाम से लिखी। तो ये भी एग्जाम में पूछा गया है कि फतुहात फिरोज शाही के रचनाकार कौन है, ठीक है। अमीर खुसरो हैं, बदायूनी है, या जियाउद्दीन बर्नी है, या फिरोज शाह तुगलक है? तो ऑप्शन क्या होगा? फिरोज शाह तुगलक। इसके बाद फिरोज शाह तुगलक के दरबार में शम्स ए सिराज, अफीक एवं जियाउद्दीन बर्नी जैसे विद्वानों को संरक्षण प्राप्त था। तो जियाउद्दीन बर्नी किसी के समय में था। फिरोज तुगलक ने ज्वालामुखी मंदिर के पुस्तकालय से लूटे गए 1300 ग्रंथों में से कुछ का फारसी अनुवाद दलाइले फिरोज शाही के नाम से फारसी विद्वान आजुद्दीन खानी द्वारा करवाया था, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं इसी के बारे में। तो खान ए जहां तेलंगानी के मकबरे की तुलना जेरूसलम स्थित उमर मस्जिद की जाती है। उक्त मकबरे का निर्माण फिरोज शाह तुगलक के समय में ही हुआ था। देखिए जेरूसलम में जो उमर मस्जिद है उससे तुलना की जाती है खान ए जहां की, ठीक है। उसके बाद फिरोज शाह के नाम पर ही दिल्ली पर स्थित फिरोज शाह कोटला दुर्ग फिरोज शाह तुगलक द्वारा ही निर्मित कराया गया था। फिरोज शाह कोटला मैदान भी आपने सुना होगा, जो क्रिकेट का स्टेडियम है, हालांकि इसका नाम बदल करके जो है वो एक पूर्व वित्त मंत्री हैं अरुण जेटली जी, उनके नाम पर कर दिया गया है। तो पहले फिरोज शाह कोटला नाम था उस स्टेडियम का।
आगे हम बात करते हैं नासिरुद्दीन महमूद तुगलक की। तो ये भी बेकार ही शासक था, इसीलिए मैंने इसका समय नहीं दिखाया यहाँ पर। इसके समय की महत्वपूर्ण घटना है कि तैमूर लंग ने 1398 ईस्वी में इसके समय में आक्रमण किया था। मलिक शर्शर्क नामक एक हिजड़े ने नसीरुद्दीन महमूद के शासनकाल में ही जौनपुर को एक स्वतंत्र राज्य घोषित किया था। बस इससे ज्यादा इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर हम लोग बात करते हैं सैयद वंश की। सैयद वंश का संस्थापक था खिज्र खां, 1414 से 1421 ईस्वी तक ये शासन करता है। तुगलक वंश के पश्चात दिल्ली पर सैयद वंश के शासन की स्थापना तैमूर लंग के सेनापति खिज्र खान ने की थी। तो तैमूर लंग का ये सेनापति था कौन? खिज्र खां। सैयद वंश का शासन 37 वर्षों तक रहा, जिसमें मुबारक शाह, मोहम्मद शाह, अलाउद्दीन शाह आलम जैसे शासकों ने राज किया। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, आप जरूर याद रखिए इसको। इसके बाद हम बात करते हैं खिज्र खां ने रैयत ए आला की उपाधि। तो ये याद रखना, रैयत ए आला की उपाधि किसने की? खिज्र खां ने धारण की। याहिया बिन अहमद सरहिंदी, जिन्होंने एक तारीख मुबारक शाह की रचना की, मुबारक शाह के दरबार में संरक्षण पाते थे। तो ये इंपॉर्टेंट है, याहिया बिन अहमद सरहिंदी। अलाउद्दीन शाह आलम आता है, ये सैयद वंश का अंतिम शासक था। ठीक है, इसके बाद शाह आलम आता है, काम खत्म। इसके बाद बात करते हैं लोधी वंश की। तो इसका संस्थापक बहलोल लोधी था। 1451 से 1489 ईस्वी तक इसने शासन किया है। दिल्ली पर प्रथम अफगान राज्य की स्थापना। तो अभी तक जो थे वो तो तुर्क लोग थे, लेकिन बाद में ये अफगान, पहली बार आता है दिल्ली पे अफगान राज्य। तो बहलोल लोधी को जाता है कि इसने क्या किया, अफगान राज्य की स्थापना दिल्ली पे की थी। उसने लोधी वंश की स्थापना की। ठीक, लोधी लोग कैसे थे? ये जो थे अफगानी थे। बहलोल लोधी ने शाह गाजी की उपाधि धारण की थी, तब बहलोल सिक्कों का प्रचलन करवाया। ओके, सिकंदर लोधी इंपॉर्टेंट है, 1489 से 1517 ईस्वी तक शासन करता है। लोधी वंश के शासक सुल्तान सिकंदर लोधी ने आगरा शहर का निर्माण कराया था, यहां अपनी राजधानी भी स्थापित की। तो ये इंपॉर्टेंट है, आगरा शहर का निर्माण जो है सिकंदर लोधी के द्वारा करवाया गया है। लोधी वंश का शासक था। इसके बाद सिकंदर लोधी ने भूमि की माप के लिए गजे सिकंदरी, ये भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया है। गजे सिकंदरी जो है वो सिकंदर लोधी के द्वारा, किसके लिए गजे सिकंदरी थी? भूमि के माप के लिए। सिकंदर लोधी ने गुलरुखी नाम से, अब ये देखिए ये भी इंपॉर्टेंट है, इससे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है मैं जरूर बता रहा हूं, उसको आप फोकस करिए। गुलरुखी नाम से ये कविताएं करता था। ठीक है, कौन? सिकंदर लोधी। तो ये इंपॉर्टेंट है। आयुर्वेदिक ग्रंथ का फारसी में फरहंगे सिकंदरी नाम से अनुवाद भी इसने करवाया था। इसके बाद फारसी भाषा में कविताओं की रचना की, उसके आदेश पर आयुर्वेदिक ग्रंथ, ये तो हो चुका। सिकंदर लोधी ने महिलाओं के पीरों एवं संतों की मजार पर जाने तथा मुसलमानों द्वारा ताजिया निकालने को प्रतिबंधित कर दिया। लो, अब मुसलमानों पर ही टूट पड़ा ये। सिकंदर लोधी के शासनकाल में गान विद्या के एक प्रसिद्ध ग्रंथ लज्जत सिकंदर शाही की रचना हुई। सिकंदर लोधी के वजीर ने 1500 ईस्वी में मोठ मस्जिद का निर्माण कराया। इसके बाद आता है इब्राहिम लोधी, 1517 से 1526 ईस्वी तक शासन करता है। इब्राहिम लोधी के बारे में मात्र इतना इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है कि पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। इब्राहिम लोधी के दरबार में मजखाने अफगाना रत्नाकार, बड़ी, रुक जाइए, ब्रश बहुत मोटी हो गई। ओके, हाँ, तो इब्राहिम लोधी ने भवन निर्माण में दोहरे गुंबदों एवं खपरेलों के इस्तेमाल की शुरुआत की थी। खपरेल का भाई इसने शुरुआत किया, याद रखना। खपरेल बहुत अभी भी मिल जाते हैं कहीं कहीं पर। फरगना के जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर ने 21 अप्रैल 1526 को पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोधी को हराकर दिल्ली पर लोधी वंश के शासन का अंत कर दिया। अब यहीं से लोधी वंश का अंत होता है और फिर बेटा आता है मुगल वंश। किसने स्थापना की? बाबर ने। सल्तनत काल की कुछ प्रमुख फैक्ट हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे सल्तनत काल के प्रमुख अधिकारियों की बात कर लेते हैं एक बार। वजीर जो है राजस्व विभाग का प्रमुख हुआ करता था। आरिज ममालिक की बात करें, सैन्य विभाग का प्रमुख था। वरीद खास की बात करें, शाही पत्र व्यवहार का प्रमुख था। सद्र उस सुदूर की बात करें, धर्म एवं दान विभाग का ये प्रमुख था। काजी उल कजात की बात करें, न्याय का सर्वोच्च अधिकारी था। तो यहां से कई बार शासन प्रशासन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वरीद ममालिक गुप्तचर विभाग का प्रमुख था। मुशरिफ ममालिक महालेखाकार था। मुस्ताफी ममालिक महालेखा परीक्षक था। देखिए महालेखा परीक्षक भी है यहाँ पर। अमीर हाजिब सुल्तान से मिलने वालों की जांच पड़ताल करने वाला, मतलब सुल्तान से मिलने के लिए दरवाजे पे, गेट पे खड़ा रहता होगा कि जिसको अनुमति मिलती थी वही जा पाता होगा। तो ये समझ सकते हैं, गेटमैन था ये। सरे जानदार सुल्तान के अंगरक्षक अधिकारी हुआ करते थे, जिन्हें सरे जानदार कहा जाता था। अमीर मजलिस शाही उत्सवों व दावतों का प्रबंध करने वाला होता था। भाई अब दावतों का प्रबंध करने वाला भी तो होना चाहिए ना, तो अमीर मजलिस जो है वो दावतों का प्रबंध करने वाला था। प्रमुख विभाग उनके कार्यों की बात करें तो दीवाने बकूफ, दीवाने बेवकूफ या दीवाने बकूफ, इसकी स्थापना जलालुद्दीन खिलजी ने की थी और दीवाने बकूफ का कार्य व्यय विभाग देखना था। अच्छा, ये लोग खर्च देखते होंगे और खर्च में कुछ करप्शन भी कर लेते होंगे, कह सकते हैं दीवाने बेवकूफ। तो बेवकूफ बना देते होंगे कभी कभी, लेकिन बेवकूफ नहीं है, बकूफ है, याद रखना इसको। वो तो मैं ऐसे ही बोल रहा था। आगे देखते हैं दीवान रियासत, अलाउद्दीन खिलजी के बाजार नीति, ये क्या थी? दीवान रियासत। दीवाने अर्ज, बलबन ने कार्य सैन्य विभाग के लिए किया था। दीवाने अर्ज। दीवाने अमीर गोही, मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि, अभी हम लोगों ने पढ़ा था तुगलक
ने किया था। इसका अमीर कोही है, दीवाने अमीर कोही मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा कृषि विभाग की स्थापना की गई थी। नाम क्या था? दीवाने अमीर कोही। दीवाने मुस्तफराज ये अलाउद्दीन के समय में आया, अलाउद्दीन ने इसकी स्थापना की थी और ये राजस्व विभाग का काम था। दीवाने बंदगाह ये इंपॉर्टेंट है, दासों के लिए था, ठीक है, फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। दीवाने खैरात दान विभाग का था, फिरोज शाह तुगलक ने इसकी स्थापना की, गठन किया इसका। दीवाने इस्कफाक ये पेंशन, मतलब पेंशन की व्यवस्था भी थी, फिरोज शाह तुगलक अच्छा काम किया, इसने पेंशन भी दिलवाई। दीवाने इमारत लोक निर्माण विभाग था ये, जिसे दीवान इमारत कहा जाता था, फिरोज शाह तुगलक ने इसका गठन किया था। फिर प्रमुख सल्तनत कालीन टैक्स के बारे में देख लेते हैं। तो उस्र ये मुसलमानों से लिया जाने वाला भूमि कर था। खराज की बात करें तो गैर मुस्लिमों से लिया जाने वाला भूमि कर था, ठीक है। खम्स जो है वो लूट से प्राप्त धन था। उसके बाद अगर हम बात करें जजिया की, तो जजिया कर जो है वो गैर मुसलमानों से लिया जाता था। जकात जो है वो मुसलमानों से लिया जाने वाला कर था। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट कर थे। सल्तनत काल में महत्वपूर्ण शब्दावली देख लेते हैं। एकता जो मैंने पहले बताई थी, सैनिक अधिकारियों को दी जाने वाली लगान मुक्त भूमि थी। इतलाकी की बात करें तो ये सुल्तान की भूमि थी, और खालसा भूमि की बात करें तो ये राजकीय भूमि थी, ओके। और मिल्क की बात करें तो विद्वानों को दी गई कर मुक्त भूमि। मिल्क मतलब मिल्क मीन्स दूध, वो वाला नहीं मिल्क, ये भूमि है, ठीक है, भूमि का एक प्रकार है। वक्फ धार्मिक कार्यों के लिए दी गई लगान मुक्त भूमि होती थी। आज भी वक्फ बोर्ड होते हैं। मसाहत जो कैसी भूमि थी? भूमि की पैमाइश थी मसाहत। इसके बाद हस्म ए कत ये केंद्रीय सेना, हम्स ए अतरफ ये सभी क्या थी? प्रांतीय सेनाएं थी, उन पर टैक्स लगता था। केंद्रीय प्रमुख केंद्रीय मंत्रियों अधिकारियों की बात कर लेते हैं दोस्तों। तो यहां पर देखते हैं नायब वजीर, ये वजीर का सहायक होता था, ठीक है। इसके बाद मुशरिफ मुमालिक ये प्रांत तथा विभिन्न विभागों से प्राप्त हिसाब का लेखा जोखा रखता था, इसका ये कार्य था, हिसाब का लेखा जोखा रखना। मुस्तौकी ए मुमालिक ये मुशरिफ के हिसाब का जांच करता था, ठीक है। आय मजमुआदार आय व्यय को ठीक रखने वाला पदाधिकारी मजमुदार। इसके बाद खजीन से खजांची। आरिज मुमालिक ये सेना मंत्री होता था, आरिज मुमालिक। काजी उल कुजात ये था मुख्य न्यायाधीश हुआ करता था, काजी उल कुजात। अब काजी बेटा कौन होता है? काजी वही होते हैं ना जो मुस्लिम धर्म में जो भी निकाह वगैरह करवाते हैं, तो न्याय करते हैं, तो मुख्य न्यायाधीश होते थे। इसके बाद सद्र सुदूर की बात करें तो ये धर्म विभाग का अध्यक्ष होता था, और राजकीय दान विभाग भी उसी के अंतर्गत आता था, सद्र सुदूर। वकील ए दर की बात करें तो सुल्तान की व्यक्तिगत सेवाओं को प्रबंधक था ये वकील ए दर, ठीक है। अमीर हाजिब की बात करें, दरबारी शिष्टाचार के नियमों को लागू करने वाला पदाधिकारी अमीर हाजिब कहलाता था। उसके बाद अमीर हाजिब हो गया। सरजादार ये सुल्तान के अंगरक्षकों को कहते थे, सरजादार। इसके बाद अमीर आखुर जो था वो आसोसाला का अध्यक्ष, मतलब जो घोड़े जहां पर रहते थे उसका अध्यक्ष होता था। सहनाए पील ये हस्तशाला का अध्यक्ष होता था। उसके बाद बरीद ये जो था वो गुप्तचर विभाग का होता था, बरीद। तो ये जो है कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है इसके संबंधित। यहाँ पर कोई भी ऐसी बात नहीं बताई गई जो कि आपके एग्जाम से संबंधित ना हो, और कोशिश की मैंने कि बहुत ही फास्ट बताया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी आपको दी जाए, और इसीलिए वीडियो यहाँ पर हम लोग समाप्त करते हैं। वीडियो आपको पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, साथ साथ में आप कमेंट्स करके ज़रूर बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा। हालांकि थोड़ा सा लंबा हो गया होगा, लेकिन फिर भी आप पूरे दिल्ली सल्तनत को अगर आप पढ़ना चाहेंगे तो टाइम तो लगेगा ही थोड़ा सा, और मुझे उम्मीद है कि अगर आप एक बार ये वीडियो आप देख लेंगे तो आपके लिए काफ़ी जो है ये हेल्पफुल होने वाला है। तो इस वीडियो को आप लोग ज़रूर देखना, और दिल्ली सल्तनत आपके लिए यहाँ पर मैं लेके आया, और ये समाप्त होता है यहाँ पर। तो वीडियो देखने के लिए आप लोगों का सभी का बहुत ही शुक्रिया, धन्यवाद।